चलिए हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन लिख रहे थे। कल आप नहीं थी क्लास में। पूरा हो पाया था ऑनलाइन। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, इस टॉपिक को हम लोग पूरा कर रहे हैं। 1907 ईस्वी का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हम लिखवा चुके हैं। चलिए अगला अधिवेशन वर्ष लिखिए। हमने कॉलम बनवाया था। अधिवेशन वर्ष लगभग मुझे लगता है, हाँ पूरा पेज छोड़ दे। हाँ एक पेज हो जाएगा। तो अगला अधिवेशन वर्ष है 1911 ईस्वी। स्थान कोलकाता। अध्यक्ष बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर। एक बार फिर से सुन लें। 1911 ईस्वी का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में हुआ था। हाँ? इसकी विशेषता क्या है तो लिखें, कांग्रेस के मंच से पहली बार भारत का राष्ट्रगान भारत का राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया। ठीक है। 1896 ईस्वी के वार्षिक अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था और 1911 ईस्वी के वार्षिक अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। अगला अधिवेशन वर्ष 1916। स्थान लखनऊ। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। विशेष बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के
नरम दल तथा गरम दल पुनः एक हो गए। फिर से एक बार सुन लें। बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के नरम दल तथा गरम दल पुनः एक हो गए। इसी में अगला पॉइंट विशेष में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ, जिसे कांग्रेस लीग समझौता तथा लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। कांग्रेस लीग समझौता तथा लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। पैक्ट शब्द का अर्थ होता है समझौता। ठीक है। दरअसल मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मिलकर मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तैयार किया था और यह निर्णय लिया था कि हम दोनों मिलकर साथ साथ इसी एजेंडे के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अब ये मित्रता इतनी गहरी थी कि कांग्रेस और लीग के अधिवेशन एक साथ एक ही मंच के नीचे आयोजित होते थे। ठीक है। अगला अधिवेशन वर्ष 1917 ईस्वी कोलकाता। 1917 ईस्वी कोलकाता। अध्यक्ष एनी बेसेंट। विशेष में लिखें, प्रथम महिला अध्यक्ष। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, जो कोलकाता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी। अगला अधिवेशन वर्ष 1920 ईस्वी नागपुर। अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। विशेष असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी गई। असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी गई। अगला अधिवेशन वर्ष 1923 दिल्ली।
मौलाना अबुल कलाम आजाद। विशेष स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। ठीक है, ब्रैकेट में यदि आप चाहें तो लिख लें 35 ईयर। उस समय उनकी अवस्था कितनी थी? 35 ईयर। अगला अधिवेशन वर्ष 1924। बेलगांव। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। अधिवेशन वर्ष 1924 ईस्वी। स्थान बेलगांव कर्नाटक। अध्यक्ष महात्मा गांधी। विशेष मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। है ना? क्योंकि महात्मा गांधी बिग पर्सनालिटी हैं, तो उन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला अधिवेशन वर्ष 1925 यानी 1925 ईस्वी। कानपुर उत्तर प्रदेश में। कानपुर में। अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। विशेष प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। भैया, स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की दो ही महिला अध्यक्ष हुई। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, वह भारत की नागरिक नहीं अपितु आयरलैंड की नागरिक थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हैं, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला अधिवेशन वर्ष 1929। स्थान लाहौर। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। विशेष पूर्ण स्वराज्य। अर्थात
ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता। ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता। अपना लक्ष्य घोषित किया। उसी में आगे 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर पहली बार तथा प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया। ठीक है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, 31 दिसंबर 1829 ईस्वी की मध्यरात्रि। सॉरी, 1929, है ना। उसी विशेष में अगला फैक्ट। हाँ भाई, उसमें अगला फैक्ट 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तथा यह क्रम स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलता रहा। ठीक है। 1930 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक हम भारत के लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी की तिथि को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। अब चूंकि स्वतंत्रता की प्राप्ति अपने हाथों में नहीं थी, स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई 15 अगस्त 1947 को, तो उसी प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो संपूर्ण भारत में मनाया गया था, उस स्मृति को, उस तिथि को यादगार बनाए रखने के लिए हमने भारत को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र घोषित किया, है ना। अगला अधिवेशन। थोड़ा सा यार वही बोतलों में पानी लेके आओ। अगला अधिवेशन वर्ष 1931 ईस्वी। गला हमारा खराब है।
चलिए लिखिए, अगला अधिवेशन वर्ष 1931 ईस्वी, कहाँ? कराची। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। विशेष गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई। आगे हम आपको जब नेशनल मूवमेंट पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ था। उसी के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमति प्रदान की गई थी। तो उसी समझौते को इसमें मंजूरी दी गई। अगला पॉइंट इसी में, मूल अधिकारों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किया गया। जिसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप किस अधिवेशन में पारित किया गया था? कराची अधिवेशन 1931। और उसकी ड्राफ्टिंग किसने तैयार की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी में अगला पॉइंट, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, इन्वर्टेड कामा में, गांधी मर सकते हैं, गांधी मर सकते हैं, लेकिन गांधीवाद जीवित रहेगा। गांधी मर सकते हैं, लेकिन गांधीवाद जीवित रहेगा। गांधीवाद जीवित रहेगा। पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कामा क्लोज। दरअसल गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दी गई थी। नवयुवकों में बड़ा रोष था, गुस्सा थी। जब सम्मेलन में शामिल होने के लिए महात्मा गांधी पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर ईंट, पत्थर, सब्जियां, अंडे बरसाए गए कि गांधी ही भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु के हत्यारे हैं।
गांधी इरविन समझौते के वक्त इन्होंने क्यों इस बात की जिद नहीं किया कि उनकी फांसी की सजा को माफ किया जाए, क्योंकि वह कोई आतंकवादी या हत्यारे नहीं बल्कि राजनीतिक क्रांतिकारी हैं। हाँ, तो ये बातें बिल्कुल हास्यास्पद हैं। गांधी के बस की बात थी क्या कि किसी को फांसी की सजा प्राप्त हो और वह उस फांसी की सजा को माफ करवा सके? लोग इस बात को भूल जाते हैं कि उन्हें फांसी किस मुकदमे में दी गई थी। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के जुर्म में फांसी दी गई थी। आपको लगता है कि आज कोई सिरफिरा या कोई भी बहुत बड़ा राष्ट्रवादी हो किसी आईपीएस ऑफिसर की गोली मार कर हत्या करे तो सरकार उसके फांसी की सजा को माफ करेगी, और वो भी वह ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पुलिस बल के दम पर ही भारत पर शासन कर रही हो। पुलिस के आला ऑफिसर की कोई क्रांतिकारी हत्या करे और उस क्रांतिकारी को माफ कर दिया जाए तो पुलिस का मनोबल नहीं टूटेगा? हाँ। दूसरी बात, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आज की डेट में हीरो हैं, उस कालखंड में हीरो नहीं थे। उस समय कांग्रेस की इतनी क्षमता नहीं थी कि वह अपनी बात बलपूर्वक वायसराय से मनवा सकती। महात्मा गांधी ने गांधी इरविन वार्ता के दौरान दो बहुत सामान्य सी बातें चाही थी। क्या? उनका कहना था कि आंदोलन के दौरान जितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं सबको तत्काल रिहा कर दिया जाए। सरकार इसके लिए एग्री नहीं हुई। सरकार का कहना था आपने अहिंसात्मक सत्याग्रह का आह्वान किया था, तो जो जो अहिंसा के जुर्म में यानी अहिंसात्मक सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार हैं उन्हें तो तत्काल रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन जो हिंसात्मक गतिविधियों में संलिप्त हैं उन धाराओं में उनका चालान है उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। तो जो हिंसा में लिप्त थे उनको तो गांधी रिहा ही नहीं करवा पाए। जो हत्या के जुर्म में फांसी की सजा पाया हो और वो भी हत्या हो पुलिस ऑफिसर की, उसको रिहा करवा लेते का? दूसरा, महात्मा गांधी की चाहत थी कि आंदोलन के दौरान पुलिस ने आंदोलनकारियों के खिलाफ जो ज्यादती की है उसकी जांच होनी चाहिए। इस बात को भी स्वीकार नहीं किया गया, है ना? तो गांधी की औकात, क्षमता उस समय इतनी नहीं थी कि वो इनकी फांसी की सजा को माफ करवा पाते। हाँ, 1946 ईस्वी आते आते राष्ट्रीय आंदोलन इस मुकाम को प्राप्त कर चुका था कि अपने वीरों की फांसी की सजा को भी माफ करवाने में सक्षम था, है ना? नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर शपथ भंग का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया था। उसमें तीन अधिकारियों को मुकदमे में फांसी की सजा हुई थी, और इतना तीव्र जन आंदोलन उस सजा के खिलाफ हुआ कि वायसराय लॉर्ड बेबल को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए तीनों की फांसी की सजा को माफ करना पड़ा। तो 1946 ईस्वी या 47 ईस्वी का भारत और राष्ट्रीय आंदोलन इस ताकत को प्राप्त कर चुका था कि अब उनकी डिमांड को डिनाई करना शासन के बस की बात नहीं थी। लेकिन 1922 और 30 या 31 में राष्ट्रीय आंदोलन अभी उस क्षमता को प्राप्त नहीं किया था
कि वायसराय अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी की फांसी की सजा को माफ करता। तो उसी समय महात्मा गांधी का कहना था कि गांधी मर सकते हैं, ठीक है, आप पत्थर बरसाना चाहते हैं, मुझे गोली मारना चाहते, मार दीजिए, लेकिन जो मेरा अपना अहिंसा का सिद्धांत है, हम उससे अडिग रहेंगे, वो तो हमेशा जीवित रहेगा, है ना। गांधी की अहिंसा कोई कायरों वाली अहिंसा नहीं, वो प्रेम पूर्ण अहिंसा है। इसलिए नहीं कि हम मारना नहीं चाहते, इसलिए कि हम किसको मारें। महात्मा गांधी की अहिंसा प्रेम पूर्ण अहिंसा है। महात्मा गांधी का मानना था कि इस धरती पर जितने जीव हैं, सब में एक ही परम पिता परमेश्वर का वास है। मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है, तत्वतः दोनों एक ही हैं। तो भला मैं अपने आप को कैसे मार सकता हूं, है ना। गांधी जी की अहिंसा ये है। खैर उसे समझना इतना आसान नहीं है। चलिए, 1937 1937 ईस्वी का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? फैजपुर, फैजपुर महाराष्ट्र में। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विशेष पहली बार एक गांव में अधिवेशन हुआ, ठीक है। इसके पहले कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए सब नगर में हुए, शहर में हुए। ये फैजपुर महाराष्ट्र का एक गांव था, तो पहली बार एक गांव में अधिवेशन आयोजित हुआ। अगला अधिवेशन 1938 ईस्वी, हरिपुरा, हरिपुरा गुजरात में है। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। विशेष राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी इसका इंग्लिश है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। जिस तरीके से स्वतंत्र भारत में प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का गठन किया गया था, योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या था? देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप तैयार करना। उसी तरह से देश के विकास के लिए
योजनाओं के तैयार करने हेतु नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक। अगला अधिवेशन वर्ष 1939 1939 ईस्वी। स्थान त्रिपुरी, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। इसमें विशेष के रूप में आपको कई बातें लिखनी है। ठीक है, तो लगातार आप लिखते चलेंगे। लिखिए। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। अब विशेष में लिखिए, महात्मा गांधी की इच्छा थी कि महात्मा गांधी की इच्छा थी कि पट्टाभिसीतारमैया अध्यक्ष बने। काम मत विभाजन हुआ। काम सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए। काम इस परिणाम पर महात्मा गांधी ने कहा, सीतारमैया की हार मेरी हार है। ठीक है। इसी में अगला पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। उसी में अगला पॉइंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। उसी में अगला पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में
हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है। अगला अधिवेशन वर्ष 1940 ईस्वी, 1940 ईस्वी का अधिवेशन। स्थान रामगढ़। रामगढ़ का नाम सुने हैं? शोले वाला रामगढ़, ये झारखंड में है। झारखंड में है। अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। विशेष स्वतंत्रता से पूर्व लगातार तथा सर्वाधिक लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक, ब्रैकेट में लिखिए 1940 से 1946 कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है। 1940 से 45 तक कांग्रेस का चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। भारत में कई राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे। देश की राजनीतिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि कोई सम्मेलन आयोजित किया जा सकता। और अंतिम अधिवेशन जो आपको लिखना है, 1946 मेरठ, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। अध्यक्ष जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। विशेष स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। जहां ये अधिवेशन खत्म हुआ है वहीं नोट करके एक पॉइंट लिखिए, या अगले पेज पर लिखिए, जिसकी जैसी स्थिति हो। बोले। कांग्रेस के प्रसिद्ध तथा प्रभावशाली नेताओं में एकमात्र बाल गंगाधर तिलक। कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। ठीक है। आगे हम आपको 2 फैक्ट और लिखवाएंगे। पहले लिखवाएंगे, फिर उस पर कोई व्याख्या देंगे। लिखिए।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को उदारवादी, नरमपंथी तथा राजनीतिक भिक्षावृत्ति का चरण कहा जाता है। अभी हम आपको इसका आशय समझाएंगे। अगला फैक्ट, हम आपको नाम लिखवाएंगे 7-8। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, रास बिहारी घोष, पंडित मदन मोहन मालवीय, इत्यादि इत्यादि कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी तथा नरमपंथी नेता थे। ठीक है। दरअसल देखो भैया, जिन जिन नेताओं की विचारधारा यह थी कि, क्या विचारधारा, कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए हितकर है ना, ब्रिटिश शासन भारत के लिए हितकर है, अंग्रेज अच्छे लोग हैं, दयालु हैं, प्रेम पूर्ण हैं, न्यायशील हैं, भारत को आधुनिक बनाना चाहते। यदि हम उनके समक्ष अपनी बातें रखें, अपनी समस्याएं रखें, तो वह उन समस्याओं का निराकरण अवश्य करेंगे। ऐसी विचारधारा रखने वाले जितने नेता हैं, उन सबको उदारवादी राष्ट्रवादी कहा जाता है या उदारवादी नेता कहा जाता है। ठीक।
राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में यानी 1885 से 1905 ईस्वी तक इसी विचारधारा के अर्थात उदारवादी नेताओं का ही राष्ट्रीय आंदोलन पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर पूर्णतः एकाधिकार रहा और इनके द्वारा अपनी बातें मनवाने के लिए जो पंथ यानी रास्ता अपनाया गया वह बड़ा ही नरम, सरल और सहज था। जैसे प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी बातें कहना, है ना, आवेदन पत्र के माध्यम से अपनी बातें कहना, आवेदन पत्र के माध्यम से अपनी बातें कहना, समाचार पत्रों में लेख के माध्यम से अपनी बात कहना, सभा सम्मेलन करके प्रस्ताव पारित करके अपनी बात कहना, मूलतः प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी मांग प्रस्तुत करना। प्रार्थना पत्र की भाषा याद है, कैसे लिखा जाता है? प्रार्थना पत्र लिखने वाला अगले के समक्ष अपने आप को ऐसा निरीह व्यक्त करता है जैसे लगता है कि प्रार्थना करने वाले का कोई अस्तित्व है ही नहीं और जिससे प्रार्थना की जाती है वह ईश्वर से भी उच्च स्थान रखता है। यदि वह मेरी प्रार्थना स्वीकार करे तो मैं अपने आप को कृतकृत्य महसूस करूंगा, है ना? और अगर हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती फिर भी हमें बुरा मानने का कोई हक नहीं है। तो ये भाषा ऐसी होती थी जैसे लगता था कि भीख मांग रहे हैं, भिक्षावृत्ति। इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को उदारवादी, नरमपंथी तथा राजनीतिक भिक्षावृत्ति का चरण कहा जाता है। अरे यही स्वराज दादा भाई नौरोजी भी मांग रहे थे, लेकिन गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, भीख मांगते थे। उसी स्वराज की बात बाल गंगाधर तिलक भी कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा? कहा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे लेकर रहेंगे। इसमें धमकी निहित थी कि प्यार से दे दो, अदरवाइज बलपूर्वक लेना हम जानते हैं। तो ये भाषाई भिन्नता है, वैचारिक भिन्नता है, पंथ की भिन्नता है। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक गरम पंथ कहलाते हैं। इस पर चर्चा कल होगी। चलिए, थैंक यू।